बायोटेक्नोलॉजी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर कर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना, नई टेक्नोलॉजी को बनाना जिससे कि कई तरीके की बीमारी को डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सके। बायोटेक्नोलॉजी का कई अलग-अलग फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम अपने आज के जनरेशन को हेल्दी बना सकें और जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में उसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की मदद से सॉल्व कर सकें। बायोटेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें सेल को, न्यूक्लियस को, जीनोम को समझना होगा। अगर बात करें तो जो भी लाइफ फॉर्म है वो सेल से मिलकर बना होता है। सेल उसका बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है। जीन क्या होता है? जीन हेरिडेटरी का बेसिक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट होता है जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल के लिए कोड होता है। जीन आमतौर पे डीएनए पे होता है। ये डीएनए का पार्ट है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम के ऊपर ये जो पार्ट है इसी को हम लोग डीएनए कहते हैं। डीएनए में जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि पेरेंटल जनरेशन से डॉटर जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। ये डीएनए इस चीज़ को डिसाइड करता है कि एक व्यक्ति में या फिर इंडिविजुअल प्लांट या एनिमल में किस तरीके का ट्रेट होगा, किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक होगा, फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होगा, हेयर का, स्किन का कलर क्या होगा, बिहेवियर कैसा होगा। तो डीएनए के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि पेरेंट्स से डॉटर जनरेशन में आगे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। वहीं अगर बात करें जीनोम का, तो एक सेल के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद जो भी जीन्स हैं, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, उसका एक कंप्लीट सेट होता है। जीन्स जिसके अंदर डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं और जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, या फिर कहें कि ये एक ब्लूप्रिंट है। एक ब्लूप्रिंट है जो कि एक क्रिएचर, एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। ये इस चीज़ को निर्धारित करता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होंगे। अगर बात करें सेल की, तो सेल में जो डीएनए एलिमेंट्स होते हैं वो लीनियर ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं और वो कई क्रोमोसोम में बटे हुए होते हैं जिसको हम लोग जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अगर इंसानों में बात करें तो इंसानों में क्रोमोसोम की 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इंसानों में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर ये पाया जाता है। थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, धागे जैसा स्ट्रक्चर है, या फिर कहें कि डीएनए का एक लंबा सा मॉलिक्यूल है। डीएनए का एक लंबा सा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जीन्स होते हैं और ये पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग यानी कि चाइल्ड में जो भी ट्रेट्स हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके ट्रांसमिशन में, कैरेक्टर इनहेरिटेंस में मदद करता है। जब सेल स्प्लिट करता है, जब सेल डिवाइड करता है, तभी हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं। लिविंग बीइंग में जो जीन होता है वो हेरिडिटी का एक बेसिक यूनिट होता है। जैसे कि लाइफ का बेसिक और फंडामेंटल यूनिट सेल होता है, वैसे ही हेरिडिटी का यानी कि पेरेंट्स से डॉटर जनरेशन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक के ट्रांसफ़र करने का जो बेसिक यूनिट होता है वो जीन होता है। और जीन जो है वो डीएनए से मिलकर बना हुआ होता है। क्रोमोसोमल एबेरेशन या फिर जिसे हम लोग क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी भी कहते हैं, ये एक तरीके का डिसऑर्डर जो कि क्रोमोसोम के पेयरिंग में, किसी एक या मल्टीपल क्रोमोसोम के पेयरिंग में मॉर्फोलॉजिकल या फिर न्यूमेरिकल अल्टरेशन की वजह से पैदा होता है। अगर बात करें तो इंसानों में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और इसमें से 22 पेयर को ऑटोसोम कहते हैं और जो 23rd पेयर होता है उसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये जो एबनॉर्मलिटी है, ये जो डिसऑर्डर है, वो ऑटोसोम में हो सकता है या फिर सेक्स क्रोमोसोम में हो सकता है या फिर दोनों में ही हो सकता है।
अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल जो कि ये आता है वो कि ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम के बीच में डिफरेंस क्या है। ऑटोसोम यानी कोई भी क्रोमोसोम जो कि सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। तो जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं है उसे हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि ये बायोलॉजिकल सेक्स को तय नहीं करता कि जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा या फिर लड़की, ये इस चीज़ को डिटरमाइन नहीं करता। इंसान में जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसमें 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑटोसोम होता है और 23rd सेक्स क्रोमोसोम होता है। अगर साइज ऑर्डर में बात करें तो 1 से 22 होता है, जिसमें जो 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सबसे बड़ा होता है और जो 22 है वो सबसे छोटा होता है। अगर बात करें तो ये बिहेवियर को, बॉडी के ट्रेट्स को डिसाइड करता है। ऑटोसोम ही इस चीज़ को तय करता है कि हेयर का कलर क्या होगा, आँखों का रंग क्या होगा, ऑर्गन किस तरीके से काम करेगा। इसमें जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें 22 आता है फादर से और 22 आता है मदर से। और ऑटोसोम में जो अरेंजमेंट है जीन का, डीएनए का, वो अगर सही तरीके से ना हो तो इसकी वजह से कई तरीके के डिसऑर्डर, कई तरीके की डिसेबिलिटी पैदा हो जाती है। तो कुछ ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि मदर फादर से, पेरेंट से बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये तो बात हो गई जीन की, जीनोम की। जीनोम यानी कि क्रोमोसोम और डीएनए का एक कंप्लीट सेट और क्रोमोसोम की। अब बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच के डिफरेंस की। तो प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एज पे, जैसे कि ये सेल है तो सेल में जो न्यूक्लियस है वो एज पे होता है, क्योंकि से प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है और उस वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो पेरिफ्री में या फिर सेल के जो एज है उसमें डिस्प्लेस हो जाता है और इसमें आमतौर पे सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जो हायर प्लांट सेल्स हैं उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, हालांकि लोअर मोटाइल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो उनके अंदर पत्तों का रंग होता है वो हरा होता है, हालांकि जो फंगी है, फंगी में प्लास्टिड पाया नहीं जाता। वहीं बात की जाए एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, उसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियस यहाँ पे आमतौर पे सेंटर में होता है और सेंट्रोसोम मौजूद होता है जो कि स्पिंडल फाइबर को बनाने में मदद करता है। और एनिमल सेल में किसी भी तरीके का प्लास्टिड नहीं होता, किसी तरीके का क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इसी वजह से जो इंसान होते हैं या फिर जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद नहीं होता। एनिमल सेल को बाहर से कवर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेल के स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से दिखाया गया है, जहाँ पे जो ये बाहर का मेम्ब्रेन है इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में पाया जाता है और ये जो पार्ट है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये वो मीडियम है जहाँ पे अलग अलग तरीके का सेल फंक्शन होता है, रेस्पिरेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, फिर बाद में सेल का डिवीजन होता है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो कई छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल का सेल में अलग अलग तरीके के फंक्शन को, मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक, रेस्पिरेटरी फंक्शन को करने में एक अहम भूमिका होता है, जैसे कि राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम और भी कई तरीके के सेल ऑर्गेनेल होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में क्या डिफरेंस है।
अगर बात की जाए न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल और दूसरे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि सेल के अलग अलग तरीके के प्रोसेस को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। न्यूक्लियस केवल व केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और ये सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल में से एक है। अगर बात करें न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसा थ्रेड लाइक डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कि क्रोमैटिन कहते हैं। और इस क्रोमैटिन के अंदर प्रोटीन होता है, डीएनए होते हैं, जीन्स होते हैं जो कि पेरेंटल जनरेशन से डॉटर जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन और कोड को ट्रांसफ़र करता है। और ये इसके अंदर डीएनए होता है जो कि सेल का हेरिडेटरी मटेरियल होता है और ये सेल के कई तरीके के एक्टिविटी को, फंक्शन को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, जैसे कि प्रोटीन का बनना, सेल का डिवीजन, सेल का ग्रोथ और भी कई दूसरे तरीके के फंक्शन। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए की बात करें तो डीएनए एक मॉलिक्यूल है, एक ऑर्गेनिक केमिकल है जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन और कोड होता है प्रोटीन को बनाने के लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। ये इंसानों में और लगभग हर एक तरीके के ऑर्गेनिज्म में हेरिडेटरी मटेरियल होता है। डीएनए कहने का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ज़्यादातर जो डीएनए होता है वो सेल के न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। हालांकि कुछ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, स्टोर हाउस भी कहते हैं, जहाँ पे जो एनर्जी है वो एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में स्टोर होता है। डीएनए का लेंथ क्या होगा वो इस चीज़ पे निर्भर करता है कि न्यूक्लियोटाइड की संख्या क्या है। अब यहाँ पे बात आता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो डीएनए कई छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना होता है जिसे कि न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट हुआ शुगर ग्रुप, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा नाइट्रोजन बेस। डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होता है उसमें 4 केमिकल बेस होते हैं। पहला एडिनाइन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। डीएनए की बात करें तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मानो 2 सीढ़ी को ट्विस्ट करके लगा दिया गया हो। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर डीएनए का होता है और इसमें एक लॉन्ग स्ट्रैंड होता है जो कि डबल हेलिकल शेप में ट्विस्टेड होता है। और डीएनए का जो भी बेस है, जो भी नाइट्रोजन बेस है, एडिनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, तो ये एक दूसरे के साथ पेयरिंग करता है, एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्डिंग करता है। एडिनिन थाइमिन के साथ करता है और सी जी के साथ करता है। साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयरिंग करता है और बेस पेयर को बनाता है। जैसे कि हम इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और ये जो है इसी को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसमें एक पेयर एक नाइट्रोजन बेस का होगा और दूसरा पेयर दूसरे नाइट्रोजन बेस का। जैसे ए टी के साथ बॉन्डिंग बनाएगा और सी जी के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। तो कुछ इस तरीके से डीएनए बना हुआ होता है। अगर हम बात करें आरएनए का, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा चेन होता है। डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, लेकिन डीएनए की तुलना में आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का जो चेन होता है वो छोटा होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, वहीं आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जो कई तरीके के बायोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है। आरएनए का मुख्य काम क्या है कि न्यूक्लियस से जेनेटिक कोड को बाहर ये ट्रांसफ़र करता है जिसकी ज़रूरत होती है प्रोटीन को बनाने के लिए। तो आरएनए का मुख्य काम होता है कि सेल के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से बाहर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना ताकि सेल के अंदर प्रोटीन बन सके, प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके।
तो ये आरएनए का मुख्य काम होता है।